Good morning, sir. Good morning to everyone. Good morning, sir. कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो वहाँ का मौसम कैसा है? क्लाउडी। क्लाउडी मौसम है। और कोरोना का क्या न्यूज़ है? अभी काफी नॉर्मल कम है पेशेंट। अभी सब नॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है क्या? हाँ सर, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑल ओवर स्टेट अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए बिकॉज ऑफ डेल्टा वेव। ओके, रेस्ट्रिक्शंस फिर से लागू है वहाँ पे ना? हाँ सर, अभी शॉप्स 4 o'clock तक ही ओपन रहेंगी। ओके। सर टेस्ट क्यों कैंसिल किए? ये तो मैं नहीं बता सकता, वो मैनेजमेंट बता सकते हैं आपको कि क्यों कैंसिल हुआ। कुछ प्रॉब्लम हो गई होंगी, इसी की वजह से हो गया होगा ना कैंसिल। वहीं उन्हीं से पूछिएगा आप। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिवर मैन प्रॉब्लम इन वन डायनम। तो टेस्ट कल होने वाली है। टेस्ट का देखो, कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं था, इसलिए मैं आपको सिलेबस भी नहीं बताया ना। जब तक मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक मैं कैसे बोल सकता हूँ कुछ। जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है। आपकी टेस्ट होगी, ऐसा नहीं है टेस्ट नहीं होगी। अब ये कब होगी, अब स्कूल मैनेजमेंट ही आपको बता सकते। खैर कोई बात नहीं, आप अपना पढ़ाई करो ना। अब एक दो चैप्टर तो कंप्लीट ही हुआ है, आप उसी के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो। और जब तक टेस्ट नहीं हो रहा है तब तक अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहो सफिशिएंट। ओके। तो चलो, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूँ। ये आसान कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सर ये एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे है? ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ सर। अरे एनसीईआरटी में बहुत कम कंटेंट दे के रखा होता है। तो एनसीईआरटी बुक से अगर आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कुछ आएगा ही नहीं आपको। तो ये आपके साइड बुक से है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। एनसीईआरटी का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं बुक में आपको। एनसीईआरटी बुक में यही तो दिक्कत है ना, कि हर एक चीज को नहीं बताए हुए हैं अच्छे से। हाँ, टॉपिक लिख दिए हुए हैं, टॉपिक में थोड़ा बहुत बता दिए हुए हैं, लेकिन उतना से पढ़ के आप क्वेश्चंस बनाने नहीं लगोगे। ऐसा है। तो या तो आपको साइड बुक से पढ़ाई करना होता है या फिर टीचर का लेक्चर सुनना होता है। तो टीचर का लेक्चर सुनने से बेनिफिट यही होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होता है। बुक में एक ही चीज को, एक ही लाइन को दो 5 जगह 10 जगह लिखे हुए रहता है, सेम कॉन्सेप्ट को सेम चीज को, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, ऐसा होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने लगे, क्वेश्चंस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे उतना ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा सब कुछ। सब्जेक्ट आसान है, फिजिक्स आसान है, हाँ, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है, इसको उलझाना नहीं है और ना ही उलझना है। तो दोनों में से कोई एक हुआ ना तो फिर इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास मिस नहीं करो, डेली क्लास अटेंड करो और कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते रहो।
कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखो, कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचो, तो हो जाएगा आपका अच्छा फिजिक्स। ऐसा थोड़ी है कि बहुत टफ है या डिफिकल्ट है, आसानी होता है सर सब्जेक्ट। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत होता है। वैसे सच बोलो तो आपके इसमें जब मैं था आपके क्लास में, तो मुझे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था फिजिक्स। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन नहीं है कि बाद में पढ़ा तो समझ में आने लगा। तो पढ़ने का तरीका जब आप चेंज करोगे ना, तो समझ में आने लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिजिक्स, यानी आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है। मेथड सही करो, आने लगेगा समझ में। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या है। रिवर मैन प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन। देखो, सपोज करो ये अपना रिवर है और इसमें पानी है, ऐसा पानी है और पानी किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सपोज करो पानी जो है तुम्हारा वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, यू। दिस यू इज वेलोसिटी ऑफ वाटर और रिवर। और जो मैन है वो, यहाँ पे मैं मैन को दिखा देता हूँ, वो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है? वी स्पीड से। ओके, तो आप मुझे एक बात बताना, इस मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जो बंदा ग्राउंड पे है, जो इस मैन को देख रहा है, वो किस स्पीड से इस मैन को देखेगा कि इसका स्पीड क्या है? इस मैन का स्विमिंग का स्पीड क्या है? वी है या वी प्लस यू है या वी V plus माइनस U. यू? V plus U. ऑब्जर्वर। ओके, वी प्लस यू सही है। हाँ. अगर ऑब्जर्वर आपका सपोज करो कि एक बोट में है, ऑब्जर्वर आपका एक बोट में है और ये बोट भी सेम स्पीड यू से मूव कर रही है इसी रिवर के साथ, और यहाँ पे ऑब्जर्वर, ये सेकेंड ऑब्जर्वर है। तो ये जो ऑब्जर्वर है, सेकेंड ऑब्जर्वर, वो क्या स्पीड और क्या स्पीड देखेगा इस मैन का? V. केवल भी देखेगा। ओके, तो ये समझ में आया? सर इसका समझाना, बोर्ड पर जो ऑब्जर्वर है, क्या बोर्ड बोट पर पे? जो, हाँ, हाँ, तो उसका देखो वो जो स्पीड कैसे देखेगा? जो बोट पे जो ऑब्जर्वर है, इस बोट का स्पीड क्या है? यू। बोट का यू है और सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ राइट डायरेक्शन को आप प्लस लेना चाहोगे, यस। लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस, चलो ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर? यू ओके, प्लस से या माइनस से? प्लस यू। प्लस से। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन, जो मैन है वो रिवर में स्विम कर रहा है या ग्राउंड पे स्विम कर रहा है? रिवर पे. तो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? जो वी है वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? V with respect to रिवर। U. रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में। यस, रिवर के रिस्पेक्ट में क्या है इसका वेलोसिटी? प्लस वी, प्लस वी। राइट? ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ग्राउंड मतलब वी जो प्लस ऑब्जर्वर, यू। हाँ, जो ऑब्जर्वर वन है उसी को ग्राउंड के एक ग्राउंड पे ही है ना ऑब्जर्वर। यस। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज ऑब्जर्वर वन। हाँ, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही लिखते हैं ना, या सिंपली वेलोसिटी ऑफ मैन
चलो इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कैसे लिखेंगे बताना, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कौन? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस velocity of ground. Okay. Now, what is velocity of man? V. Wait, आपको कुछ ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन देखना यहाँ पे velocity of man with respect to ground है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या velocity of man with respect to सर आपकी river। आवाज कट रही है। आवाज कट के आ रही है क्या? हाँ सर। आवाज अभी भी कट के आ रही है? नहीं हाँ सर। नहीं सर। आवाज नहीं कट के आ रही है ना? सर क्लियर है। क्लियर है आवाज? क्लियर है हाँ। नहीं सर अब क्लियर है। अब क्लियर है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर के लिए मैं लिख दिया हूँ VMR वेक्टर इज इक्वल टू प्लस V, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिख सकता हूँ क्या? इसको आप सिंप्लीफाई sir. भी करोगे, इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो क्या आएगा ये देखना यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो प्लस माइनस इसको कैंसिल कर दो, व्हाट वी विल गेट, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। यही आया था ना अपना इसका? Yes sir. समझ में आया? तो आप वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिख सकते हो, कैन वी राइट velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground, देख सकते हैं? तो बताना यहाँ पे velocity of river है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आप इसी को कुछ इस तरीके से भी लिखते हो, velocity of man with respect to river plus velocity of river, दोनों का सेम ही मीनिंग है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड लिखना मेरा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दैट इज V प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस C। तो इसलिए आप क्या कह रहे हो, ऑब्जर्वर 1 कितना वेलोसिटी देखेगा इस मैन का जो स्विम कर रहा है, कितना वेलोसिटी देखेगा इस मैन का? V प्लस U। V प्लस C। ऑब्जर्वर 2 कितना देखेगा? तो ऑब्जर्वर 2 जो है वो कहाँ पे है, रिवर में है? यस रिवर में ही है ना। और इसका जो स्पीड है, इसका बोट का जो स्पीड है, जिस बोट पे है उसका स्पीड रिवर के ही स्पीड के इक्वल है, राइट? यस। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर हाँ। सर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो पहले वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आया था ना। हाँ तो इसी को लिखने का एक तरीका है ना। ये तो कहाँ फिर से सर आया? बाद में V प्लस U कैसे आया? V किसका वेलोसिटी है? V आपका है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट मैन। टू रिवर, राइट? प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का क्या है, U है। तो इन दोनों को ऐड किए है ना, इन दोनों को ऐड भी करोगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर हाँ मतलब हम उसको बस दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। हाँ, इसको दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। इसके दूसरे फॉर्म में लिखोगे और इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ओके सर एक मिनट लिखा है। सर हम्म
तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करना है? देखो इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको फाइंड आउट करना है ना, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखा है मैन का भी, वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? रिवर के। रिवर के रिस्पेक्ट में। तो रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। हाँ ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप इसी फॉर्मूला को वीएमजी को आप वीएम आर वेक्टर प्लस वीआरजी वेक्टर करके लिख सकते हो। तो ये दोनों आपको पता है, तो फाइनली आप फाइंड आउट कर पाओगे ना वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, राइट? हाँ सर। तो आप सभी लिख इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो क्या? Yes, sir. एक काम करो, इसका हेडिंग डाल दो, केस 1। इस मोशन को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। डाउन स्ट्रीम मोशन यानी जब मैन रिवर फ्लो के डायरेक्शन में मूव करेगा, स्विम करेगा, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम मोशन। तो आप फिर से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं उसको लिख देता हूँ। Downstream motion means man swims along the direction of the river flow, along the direction of the river flow, right? रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जब मैन स्विम करेगा तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम मोशन। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। नोट किए? सर 1 मिनट। Yes. ओके, सर। हाँ बोलिए। तो वो जो हमने वो बुलेट वाला प्रॉब्लम किया था, थीफ करो बुलेट वाला, उसमें भी हमने अलग फॉर्म में ही लिखे थे ना बस? अलग फॉर्म में लिखे थे, उसमें क्या लिखे थे? Velocity of bullet with respect to van is equals to velocity of bullet with respect to ground minus velocity of van with respect to ground. नहीं, इसको ये डायरेक्ट फॉर्म लिख दिए थे ना इसमें, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन अपने को पता था। तो वेलोसिटी क्या बोले आप, फिर से रिपीट करना। वेलोसिटी ऑफ Bullet with respect to van हाँ is equal to velocity of bullet with respect to ground minus velocity of van with respect to ground. हाँ वही है ना, ग्राउंड आप लिखो ना लिखो बात एक ही है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू वैन है ना, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन। अगर आप ऐसे ही लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या है? क्यों, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड वहां पे लिखना जरूरी नहीं होता।
आप लिख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? वो अंडरस्टूड होता है। जैसे यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर में लिखा हूँ, ये किसके रेस्पेक्ट में है? किसके रेस्पेक्ट में है वेलोसिटी ऑफ Ground. रिवर? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ मैं जी नहीं दिखाया हूँ, आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर है, राइट? अगर मैं बोलता हूं कि राम का वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकेंड है, यानी मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? Ground. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ये अंडरस्टूड होता है। ओके, समझ आया सभी को? बोलना। हाँ सर। ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा वेलोसिटी मैन का? तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 2, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे ना, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं। सर क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, तो इसको कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 2, ऐसे ही लिखते हैं ना। यस। तो यहाँ पे ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ मैन एक किसके रेस्पेक्ट में है? अगर कुछ नहीं दे रखा ग्राउंड है, के रेस्पेक्ट। ग्राउंड। ग्राउंड के, हाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? v प्लस यू। P प्लस यू। तो v प्लस यू माइनस ऑब्जर्वर 2 का क्या वेलोसिटी? V. देखो यहाँ V. पे ऑब्जर्वर 2 का, ये U. ऑब्जर्वर 2 U. जो शिप पे है U. u, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी विल V। v, ये हो गया आपका। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 इज इक्वल टू v। ओके, किसके रेस्पेक्ट टू? बोलना है, समझ में आया सभी को? ओके, सेकेंड केस देखो, केस 2। अप स्ट्रीम मोशन। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन? Opposite direction. अपोजिट, यानी जो मैन होगा वो स्ट्रीम करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, राइट? यस। उसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम मोशन। मींस मैन स्ट्रीम विथ stream opposite to the direction of river flow, right? यहाँ पे फिर से वही डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। रिवर हो गया आपका, क्या रिवर का वेलोसिटी है? U. u, राइट साइड को प्लस ले लिए, लेफ्ट साइड को माइनस ले लिए। ओके, और जो मैन है वो किस डायरेक्शन में स्ट्रीम कर रहा है? मैन अपोजिट डायरेक्शन। Minus V. Minus V. माइनस। हाँ ए v। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये लिख सर लो माइनस V information। होगा ना? हाँ, वेलोसिटी में बोलूंगा किसके रेस्पेक्ट में माइनस v होगा? With respect to river. रिवर के रेस्पेक्ट, हाँ River के respect. रिवर के रेस्पेक्ट में होगा। तो चलो ठीक है, जो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रिवर, ग्राउंड नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रिवर सिंपली क्या लिख दूंगा मैं? प्लस यू, राइट? किसके रेस्पेक्ट में है वेलोसिटी ऑफ रिवर? ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, जो मैन है वो रिवर में स्विम कर रहा है ना, राइट? तो किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखा है? रिवर के रेस्पेक्ट। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर।
क्या दिया हुआ है, प्लस वी या माइनस वी? -2। माइनस वी। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 minute प्लीज। ओके, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैं किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। इसको वीएम बोलते हो या आप इसको वीएमजी बोल देते हो, बात एक ही है। ओके, क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? कैसे इसको लिखेंगे, लिखने का क्या तरीका होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिख सकते हैं इसको? यस। हाँ, तो यहाँ पे देखना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया हुआ है लास्ट स्लाइड में? मैं आपको माइनस दिखा वी। रहा हूँ, -v। माइनस वी प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू U। ग्राउंड U। क्या है? U। तो माइनस वी प्लस सी, माइनस वी प्लस सी, राइट? यस सर। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना सभी? सर हाँ, अगर ये अपस्ट्रीम वाले केस में अगर कोई सेकंड ऑब्जर्वर रिवर में है तो फिर उसके लिए क्या वेलोसिटी होगी? वेट 1 मिनट। हाँ, हेलो, आप कह रहे हो सेकेंड ऑब्जर्वर अगर होगा तो क्या होगी वेलोसिटी, राइट? हाँ सर। तो सेकेंड ऑब्जर्वर को आप कैसे लेना चाहोगे? सपोज करो सेकेंड ऑब्जर्वर आपका इस शिप में है और इस शिप का जो वेलोसिटी है वो u है, जो कि रिवर के ही डायरेक्शन में है u। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? माइनस v, राइट? अगर सर कुछ चेंज, पर हाँ, अगर वो मतलब वो डायरेक्शन में हो, मैन के डायरेक्शन में, तो क्या स्पीड लेना चाहोगे बोलो ना, वो आ जाएगा उससे भी। अगर माइनस वी लिए तो सेकंड ऑब्जर्वर हाँ की सर, स्पीड -v लिए तो माइनस v तो ले लो, माइनस आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर। देखो आप, इसके लिए मैं बताया हूँ ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर टू, ऐसा ही लिखाया हूँ ना। तो आपको तो वेलोसिटी ऑफ मैन पता चल ही गया है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन तो पता चल ही गया है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन और vm वेक्टर, आप इसी को लिखते हो ना, वेलोसिटी ऑफ मैन, यही है ना वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो आपको पता है ही, राइट?
और आपको ऑब्जर्वर का वेलोसिटी आपको पता है पहले से कि आप किधर लेना चाहोगे, वो आपके ऊपर है। तो बस उसमें माइनस कर देंगे, इसके वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया सभी को? सर हाँ हम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 में वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 2 लेते हैं ना, हाँ, तो उसमें हमेशा मैन को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही क्यों लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्यों नहीं ले सकते उधर? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिए रिवर। है ना हमने। ओके, तो हाँ आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 को हमने वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 ऐसा क्यों नहीं लिए हैं? नहीं सर, माइनस ऑब्जर्वर 2 क्यों नहीं लिए? देखो सीक्वेंस में यही बैठेगा ना, अगर बैठाना भी होगा तो आपको इसी सीक्वेंस में बैठाना होगा ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मींस vm वेक्टर माइनस vr वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 दैट इज vr वेक्टर माइनस v02 वेक्टर। तो माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा, स्टिल वी विल गेट vm वेक्टर माइनस vo2 वेक्टर, राइट? हाँ सर। आपको ऐसे ही बैठाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से भी बैठाते हो तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर? V. v v। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2? u हाँ, वेलोसिटी ऑफ, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, तो रिवर का भी सेम Zero. वेलोसिटी है और इसका भी सेम वेलोसिटी है, तो जीरो Zero. हो गया, प्लस जीरो भी ही आएगा ना इससे भी। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो तो इसका सर इधर भी आपने बस फॉर्म चेंज किए ना? हाँ हाँ, इसमें भी फॉर्म चेंज किया गया, इसमें भी फॉर्म चेंज किया गया। समझ में आया? हाँ सर। तो ये ऑब्जर्वर वाला केस समझ में आ गया ना, कैसे हम लोग करेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, तो चलो वेलोसिटी ऑफ मैन तो अपने को पता है ना, पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 2 भी हमें पता है क्या है, यहाँ पे u है। तो बस हो गया, काम खत्म। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया रिवर बैंड प्रॉब्लम का। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। A swimmer capable of swimming with velocity v relative to water jumps in a flowing river. Having velocity u. Having velocity u. The man swims a distance d downstream and returns back to the original position. Find out the time taken in the complete motion. Find out the time taken. Solve करो जी इसको। या हिंट दे दूं?
सर देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्विमर कैपेबल ऑफ स्विमिंग विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू वाटर जंप्स इन अ फ्लोइंग रिवर हैविंग वेलोसिटी u, द मैन स्विम्स अ डिस्टेंस d डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? रिवर फ्लो अपोजिट के डायरेक्शन। डायरेक्शन। नहीं, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर फ्लो के डायरेक्शन में स्विम कर रहा हाँ है। ठीक है? इसका v दे रखा है और रिवर का u दे रखा है, तो ये डाउन स्ट्रीम है। कितना डिस्टेंस से डाउन स्ट्रीम जाता है? डिस्टेंस कितना है? d। हाँ, तो इसको टाइम कितना लगेगा d डिस्टेंस कवर करने में? डिस्टेंस बाय Distance by speed. डिस्टेंस क्या स्पीड लेंगे? v लेंगे, u लेंगे, v प्लस u लेंगे? V plus U. V plus वे U. v प्लस u लेंगे, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो आपका ग्राउंड पे है, वो अंडरस्टूड होता है। ओके। यस और उसके बाद सेकेंड केस में क्या बोला है कि अब ये रिटर्न कर रहा है, ऐसे घूम जा रहा है, तो जब घूमेगा तो रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं Upstream में. अप स्ट्रीम में। हाँ, तो क्या इसका टाइम, कितना टाइम लेगा ये? Same D time. by minus, हाँ, same time. हाँ, मीन्स एक है v प्लस u डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में क्या टाइम होगा? सेम टाइम होगा या डिफरेंट टाइम होगा? Same. Same. अरे वेलोसिटी अलग हो जाएगा ना हाँ डाउन सर, स्ट्रीम में मतलब हो। माइनस v प्लस u हो जाएगा। हाँ, v यानी आप माइनस u। v माइनस यू भी बोल सकते हो हाँ उसको, वी कैन से v माइनस यू टू। तो देखना है माइनस आपने। हाँ, तो यहाँ पे टाइम हो गया, एक टोटल टाइम, एक डाउन स्ट्रीम का टाइम और एक अप स्ट्रीम का टाइम, टी अप। ओके, टी डी प्लस टी अप। तो कितना डाउन स्ट्रीम कितना टाइम लेगा? तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड v बाय प्लस स्पीड। सेम डायरेक्शन में है तो v प्लस यू, हाँ और अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा? टी v डिवाइडेड माइनस बाय, u v माइनस u। ये आपका टोटल टाइम। ओके, ये सभी को समझ में आया? यस सर ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार बताओ ना वो टीडी और टी अपस्ट्रीम के लिए। देखो डाउन स्ट्रीम में इसका क्या स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में, यानी दोनों सेम v डायरेक्शन में प्लस मूव कर रहा है। हाँ, ये डाउन स्ट्रीम का केस है। अप स्ट्रीम में जो मैन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा रिवर के। हाँ राइट। सर हाँ, तो अब इसका कितना होगा, इसका वेलोसिटी? v माइनस u। v अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो v माइनस यू, और ये है v प्लस यू। तो ये लिख दिया गया है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड v प्लस यू, प्लस अप स्ट्रीम में d डिवाइडेड बाय v माइनस यू, अपोजिट डायरेक्शन सर में तो है। वो सिर्फ डाउनस्ट्रीम में मूव कर रहा है ना, तो अपस्ट्रीम का क्यों ले? नहीं, इसमें दे रखा है ना, द मैन स्विम्स अ डिस्टेंस t डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक। जब ये रिटर्न बैक करेगा, ओके जब ये सर घूम हाँ। के वापस आएगा, तो कैसा मोशन हो जाएगा इसका? अप स्ट्रीम हो जाएगा ना, टू ओरिजिनल पोजीशन। राइट। इसमें दे रखा है ना कि वो घूम के फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है, ऐसे होके जाता है। तो जाते समय डाउन स्ट्रीम, आते समय अप स्ट्रीम। राइट। यस सर। आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो? हाँ सर हाँ, वो अपस्ट्रीम के टाइम में वेलोसिटी u माइनस v होगी, v माइनस u नहीं, u माइनस v होगी ना सर? इसको हम लोग मॉड में लिए हैं, क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर. टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, इसलिए इसको मॉड में लिखा जाता है। तो v माइनस यू या u माइनस v अगर आप मॉड में लिखते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं सर. हाँ, इसलिए इसलिए यहाँ पे जो आप नीचे लिखते हो ना स्पीड, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए।
नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब मॉड में लिखा हुआ है, तो इसलिए सर ऐसा अगर लिखा हम है। u माइनस वी को भी मॉड में लिखेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ, u माइनस वी को मॉड में लिखोगे, उसका मीनिंग क्या हो गया? आप उसको, आंसर तो आपका पॉजिटिव ही आना है, हाँ राइट? सर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो सर। सर 1 मिनट। Yes. ओके, डन सर। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो ग्राफ पे है। वेट फॉर 2 मिनट्स। सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्या? क्या? वो जो इक्वेशन है d अपॉन v प्लस u, हाँ सॉल्व कर सकते हैं ना उसको? हाँ, सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो इसको। ओके, Yes, sir. ग्राफ्स। देखो, ग्राफ्स में आप पढ़ोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें आप पढ़ोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मीनिंग समझ आया ना सभी को? मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको आप ग्राफ में कैसे दिखाओगे, मोशन को ग्राफ में आप कैसे दिखाओगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखना यहाँ पे, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए होता है? वी रिक्वायर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए होगा। पर वन ये तो वेरिएबल, मोशन इन 1D है ना? हाँ मोशन इन 1D ही है। तो 1D मोशन में भी, जैसे अगर आप वर्टिकल मोशन को लेते हो, तो वर्टिकल मोशन में देखो, जब आप मोशन को शो करते हो, तो डेफिनेटली आपको 2 एक्सिस तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। एक एक्सिस से पे आप मोशन को शो नहीं कर सकते हो। उसका रीजन मैं आपको बाद में दे दूंगा, पहले आप इसको समझ लो जो मैं लिखा रहा हूँ। मोशन आपका 1D है, 1 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन सपोज करो कि जो मोशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखवाया था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? यही था ना आपका फर्स्ट इक्वेशन, बोलो। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन v इज यस इक्वल टू सर। यू प्लस ए टी। तो उस इक्वेशन को आप वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हो, यानी वहां पे 2 वेरिएबल है, वेलोसिटी एंड टाइम, यानी टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। जो सेकेंड इक्वेशन होता है काइनेमेटिक्स का, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन, जो कि क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी टाइम चेंज होने से पोजीशन चेंज हो रहा है बहुत, राइट? और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड पोजीशन इक्वेशन, यानी पोजीशन चेंज होने से स्पीड चेंज हो रहा है। तो अपने को कितने एक्सिस चाहिए होगा? अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम है, पोजीशन टाइम है और स्पीड पोजीशन है, तो अपने को कितने एक्सिस चाहिए होगा उसके मोशन को शो करने के लिए? सर रिपीट प्लीज।
देखो जैसे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस ct, यानी टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो अपने को कितना एक्सिस चाहिए होगा इसके मोशन को शो करने के लिए, एक या दो? टू, क्योंकि टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो एक एक्सिस टाइम का ले लेंगे और दूसरा एक्सिस वेलोसिटी का ले लेंगे, राइट? वैसे ही सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, इसको आप बोलते हो पोजीशन टाइम इक्वेशन। यानी यहाँ पर भी आपको एक एक्सिस टाइम का लेना है तो दूसरा एक्सिस पोजीशन का लेना है। टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज होगा। अब वो कैसे चेंज होगा उसको हम लोग ग्राफिकली विजुअलाइज करेंगे। ओके, थर्ड क्या है? स्पीड पोजीशन इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as, यानी जब पोजीशन चेंज होगा तो उसका स्पीड चेंज होगा। तो अपने को कितने एक्सिस चाहिए होगा मोशन को शो करने के लिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए? 2 coordinate axis, one variable being taken along one axis, along x-axis। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यूजुअल प्रैक्टिस क्या होता है अपना? is to take the independent variable independent variable along x-axis। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग x एक्सिस के along लेते हैं, along x-axis, and the dependent variable on the y-axis, the dependent variable on the y-axis। ओके, ये समझ में आया? आप जैसे लिखते हो ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसमें x इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? independent, इंडिपेंडेंट। और y? dependent, Dependent. राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे आप इस पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, 1 minute, please. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, in general involving time as one of the variables, as one of the variables, time being, जो टाइम होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट इज यूजुअली टेकन अलोंग। इसको इंडिपेंडेंट है तो इसको किधर लेंगे?
x-axis. हाँ, taken along x-axis. x-axis. Okay. तो देखो अपने को कौन कौन सा ग्राफ स्टडी करना है वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ और उसको एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे. We will study position time graph. Study first one, position time graph. जो आपका सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो पोजीशन टाइम इक्वेशन है उसका. तो उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट. यानी टाइम चेंज होने से उसका पोजीशन कैसे चेंज होगा बॉडी का, उसको आप ग्राफिकली शो कर सकते हो. सेकेंड ग्राफ होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी टाइम चेंज होने से वेलोसिटी कैसे चेंज होगा उसको ग्राफिकली आप शो करोगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और लास्ट वन है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. थर्ड वन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ये तीन ग्राफ हमें स्टडी करना है. और ग्राफ हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, इसका रीजन क्या है? तो ग्राफ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सर ये Roll. इक्वेशन पे बेस्ड रहते हैं. क्या? ये जो ग्राफ इक्वेशन पे बेस्ड रहते हैं ना, काइनेमेटिक इक्वेशन पे. हाँ, इक्वेशन पे ही बेस्ड होते हैं सर, इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं. ग्राफ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in analyzing a motion. A motion. Sometimes it becomes difficult. It becomes difficult. देखो अगर आप कोई चीज स्टडी कर रहे हो ना तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि उस चीज को हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या कारण है. तो इसका मेन रीजन यही है. समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एनालिटिकली. एनालिटिकली का मतलब क्या हुआ? इक्वेशंस यूज करके. इक्वेशंस. हाँ, इक्वेशंस यूज करके. Sometimes it becomes difficult to solve the problems analytically, but with the help of the graph, with the help of graphs, we can solve the problems. The problems easily and without much calculation. Easily and without much calculation. यही मेन रीजन है ग्राफ को स्टडी करने का. सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना. हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, इसको लिख लेने को. much calculation. भाई अगर पूछे ग्राफ हम लोग क्यों स्टडी करते हैं तो क्या आंसर देंगे उसका? क्या कर बिना रहे हैं? एनालिटिकली सॉल्व करके जल्दी से आंसर फाइंड करना. हाँ, कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं मोशन के जो कि एनालिटिकली बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं उसको सॉल्व करना. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, राइट. सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ. ठीक है, 2 मिनट पॉज रहो आप लोग, मैं आता हूँ. सर लास्ट स्लाइड दिखाओ ना. यही है लास्ट स्लाइड ना? नहीं, इसकी पहले वाली. ठीक है. ओके, हाँ, नेक्स्ट. हो गया. जस्ट वेट फॉर 2 minutes.
आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट ग्राफ क्या है जो अपने को स्टडी करना है? पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ बोलिए। तो पोजीशन कैसे टाइम पे डिपेंडेंट होंगी? एक बात बताओ, जैसे आप ही अभी क्लास में बैठे हो, अभी क्लास में नहीं अपने रूम में बैठे हो, क्लास का लेक्चर सुन रहे हो, क्लास का लेक्चर खत्म होगा तो आप क्या अपना पोजीशन चेंज नहीं करोगे? खाने के लिए नहीं जाओगे? खाने पीने के लिए नहीं जाओगे? कुछ तो एक्टिविटी करोगे ना टाइम के साथ। तो अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो डेफिनेटली आपका पोजीशन चेंज होगा, राइट? पोजीशन चेंज कब नहीं होगा बताना? जब आप कोई एक्टिविटी ही नहीं करो। जब आप कोई एक्टिविटी ही नहीं करोगे तो पोजीशन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी एक्टिविटी अपना करोगे तो डेफिनेटली आपका पोजीशन चेंज होगा। ये समझ में आया सभी को? अगर ऑब्जेक्ट सपोज करो, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका पोजीशन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, डेफिनेटली होगा। तो देखो ये होता क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ। Let us take general motion of a particle and plot its position time graph. Position time graph. Okay, let me draw this graph. आपका y एक्सिस, x एक्सिस। तो बताना x एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम या पोजीशन? टाइम। और y एक्सिस पे क्या लेंगे? पोजीशन। मैं कुछ ऐसा दे रखा हूँ, कुछ ऐसा पोजीशन, मतलब ऐसा कर्व कुछ करके दे रखा हूँ। इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ और इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ। तो जो पार्टिकल है उसका पोजीशन पॉइंट ए पे है एक सर्टेन टाइम t1 पे, और इसका पोजीशन चेंज हो गया और वो चेंज होके पोजीशन बी हो गया एट टाइम t2। पोजीशन चेंज हो सकता है अगर वो एक्टिविटी कर रहा है तो, राइट? इसका पोजीशन हो गया बी एट टाइम t2। ओके, तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे जो पोजीशन है इसको हम लोग बोल देते हैं S1, और बी पॉइंट पे जो पोजीशन है इसको हम लोग बोल देते हैं S2। यहाँ तक समझ में आया? बोलना। सर बताओ ग्राफ। देखो यहाँ पे पार्टिकल का जो पोजीशन है t1 टाइम पे वो क्या है? S1 है, S1 है, और इसका पोजीशन t2 टाइम पे क्या हो गया? S2 हो गया। जैसे आप सपोज करो कि आप बाइक स्टार्ट करते हो नागपुर जाने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, चंद्रपुर से स्टार्ट करोगे ना, राइट? तो चंद्रपुर से आप 9 बजे सुबह में नागपुर जाने के लिए अपने बाइक को स्टार्ट किए, तो आपका t1 टाइम मतलब जो इनिशियल टाइम है वो चंद्रपुर का हो गया 9 बजे का टाइम, और आपका पोजीशन क्या हो गया? चंद्रपुर, राइट? आप 2 घंटे में नागपुर पहुंच जाते हो, यानी आपका पोजीशन चेंज हो गया, चंद्रपुर से नागपुर हो गया, तो नागपुर हो गया S2 और
कितना टाइम में पहुंच गए आप? 2 घंटे में, यानी 11 बजे पहुंच गए, राइट? तो T2 का वैल्यू हो गया 11 AM। ये समझ में आया ना, पोजीशन चेंज हुआ यहाँ पे टाइम के साथ। ओके, S1 जो है वो चंद्रपुर है 9 बजे, 11 बजे T2 टाइम, और आप पहुंच गए नागपुर S2। पोजीशन चेंज हो गया, चंद्रपुर टू नागपुर। ओके, बोलना यहाँ तक समझ में आया? Yes. ओके, तो देखें यहाँ पे, इसी को मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में। फ्रॉम द ग्राफ, the position of the particle in time interval from T1 to T2, changes from, कहां से कहां चेंज हो रहा है पोजीशन? S1 to S2। तो बताना यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? S1 plus S2 divided by T1 plus T2. एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? Total Total displacement upon total time. Delta S by delta T, right? Yes, sir. Now what is delta S? Delta S S2 क्या minus है? S1. S2 minus S1, final displacement। Minus initial displacement. And what is this minus total initial time? displacement. Minus T1. Total T2 time क्या है? minus T1. T2 minus T1, राइट? तो यहाँ पे डेल्टा S बाई डेल्टा T है। तो एक बात बताना, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो ओरिजिन से, ज्वाइनिंग पॉइंट A to B, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे A है, यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट A to B। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा आपका, ये जो स्लोप है 5, tan 5, ये भी एंगल 5 होगा। तो tan 5 का भी वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज tan 5 वैल्यू? व्हाट इज tan 5 वैल्यू? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। Sir, divided by perpendicular. हाँ, तो देखो यहाँ पे S2 परपेंडिकुलर हो minus गया, S1. हाँ, डिवाइडेड बाय Base. T2 minus T1. हाँ। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी हुआ वो tan 5 हो गया। दिस इज tan 5, राइट? Yes, sir. तो आप इसको क्या लिख सकते हो? कैन वी राइट एवरेज Tan वेलोसिटी? 5 equals Average to velocity is equal to delta S by delta T, and that is equal to slope of the line joining, tan 5. slope of the line joining the points in ST graph, the points in ST graph, slope of the line joining the points in the ST graph। ओके, ये सभी को समझ में आया या फिर से बताना? बोलो। और एक बार बताओ ना। सर, चल, हाँ, वो लास्ट वाली लाइन का मतलब बताओ एक बार, वो आपने जब भी लिखी। जो स्लोप होता है ना, जो स्लोप होता है वो इसी को बोलते हैं, दिस tan 5 वी कॉल इट स्लोप। जैसे एक मिनट में बताता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिए स्क्रीन शॉट? इसको अच्छे से समझना, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जैसे आपका कुछ कर्व इस टाइप से और आपको पॉइंट ए पे स्लोप देखना है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट ए पे टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, राइट? वी ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट ए, और इस टेंजेंट का एंगल देखते हैं विथ एक्स एक्सिस। ये एंगल हम देखते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ऐसे। तो पॉइंट ए पे स्लोप क्या है, इस पॉइंट ए पे स्लोप क्या है पार्टिकल का? स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस थीटा। ये एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, ये आपका टेंजेंट, उसमें टेन लगा देते हैं पहले, तो टेन थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसका स्लोप क्या हो गया पॉइंट ए का? टेन थीटा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देख लो, सपोज करो ये आपका एक्स हुआ, ये वाई हुआ, लाइन कुछ ऐसा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही ले लो। तो अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या होगा? व्हाट इज इट्स स्लोप इस लाइन का? जीरो। जीरो, क्योंकि एंगल बना ही नहीं रहा है ना। अगर इस पे टेंजेंट, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, जैसे ए ले लिए, और इस पे टेंजेंट को आप ड्रॉ करोगे, तो यही टेंजेंट होगा, जो कि एक्स एक्सिस के ही ये लॉन्ग है। तो एंगल कितना बना रहा है टेंजेंट? 0 डिग्री। थीटा 0 है, तो tan 0 दैट इज 0। तो पॉइंट ए का स्लोप क्या होगा? व्हाट इज स्लोप एट पॉइंट ए? 0। 0। हाँ, अगर ये 90 पे होता, ऐसा वर्टिकल लाइन होता, ऐसा कुछ, और आप इस वर्टिकल लाइन पे कुछ आप पॉइंट ले लिए होते, पॉइंट ए, तो आप यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करते। अबे टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? व्हाट इज दिस एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहाँ पे इस पॉइंट ए का स्लोप क्या हो गया? व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस पॉइंट ए? tan 90 दैट इज इंफिनिटी, राइट? ये सभी को समझ आया? हाँ सर, एक बार हाँ सर। हाँ, तो देखो यहाँ सपोज करो कि आपका जो पार्टिकल है पॉइंट ए से पॉइंट बी को गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो आप इसको क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना डिस्प्लेसमेंट, राइट? और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा आप स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन करते हैं ना, शॉर्टेस्ट पाथ को। Yes, sir. बोलना, हाँ, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा था, ये जो पोजीशन है ए पॉइंट का, इसका पोजीशन ये टाइम t था, और ये y एक्सिस पे पोजीशन था। इसका पोजीशन जो है ए पॉइंट का, वो s1 है टाइम t1 पे, और इसका पोजीशन b का s2 है टाइम t2 पे। ऐसा ही मैं लिखा था ना आप, राइट? और मैं आपको क्या बोला था कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का? पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको अगर एवरेज वेलोसिटी देखना है, फाइंड आउट करना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या जानते हो? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही जानते हो ना? हाँ सर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यस तो आप उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे। यस यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ जो कर्व है, ये जो लाइन है, जो कर्व गया है, ये आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? कर्व से डिस्टेंस। डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आप स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन किए, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी यही होगा ना आपका, यही होगा डेल्टा टी, राइट? हाँ सर। अभी देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या यहाँ पे? हाँ सर हाँ सर। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये एंगल को आप ले लो फाई, या फाई ले लो, थीटा ले लो, जो भी मन है। तो यहाँ पे बताना, यहाँ पे जो tan फाई होगा, वो आपका s2 माइनस s1
डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 हो जाएगा क्या? Yes, sir. हाँ सर। जो कि क्या है? जो कि क्या है? डेल्टा टी जो कि क्या है यहाँ? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। सर बैकग्राउंड हाँ। में बता रहा है। क्या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ना? हाँ बहुत। हाँ चलो ठीक है, उसको मैं म्यूट कर देता हूँ। अभी म्यूटेड है, अभी नहीं आ रहा है। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ तो सर ये लास्ट लाइन का वही मतलब हुआ ना जो अभी आपने समझा है। हाँ वही मतलब, ये जो अभी मैं यहाँ पे समझाया हूँ ना आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ, उसका यही मीनिंग है। देख रहे हो? तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर सपोज करो कि पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रखा है, तो आप कैसे उसको सिंप्लीफाई करोगे? आपके पास एक, हाँ tan phi से कर सकते हो, ग्राफिकली उसको tan phi से कर सकते हो। एनालिटिकल मेथड क्या है? S is equals to ut plus half at square। नहीं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का यहाँ पे देखो ना। वेलोसिटी का s2 minus s1 by हाँ t2 minus t1। हाँ, वो एनालिटिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड क्या है? Tan phi. tan phi, राइट? Yes. हाँ, तो अगर आपको ये एंगल पता है, ये फाई एंगल पता है, तो आप डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ, तो देख रहे हो, प्रॉब्लम आसान हो जाएगा ना ग्राफिकल मेथड से, राइट? हाँ तो सर। आप किसी भी प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हो। कोई कोई सा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि एनालिटिकल मेथड से ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसको सॉल्व करना, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर लेते हैं? ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड। और आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड को हम लोग कैसे यूज करेंगे। जो मैं आपको स्लोप वाला कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो पोजीशन सर टाइम, हाँ लास्ट वाली स्लाइड देखते हैं। सर वो आपने लास्ट वाली लाइन क्या लिखी एक बार पढ़ के बताऊँ? slope of the line joining the points in ST graph. Slope Yes, sir. of the line joining the points in ST graph. ये समझ आया सभी को? Yes. तो एक कौन सा, हाँ एक कौन सा वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है, राइट? Yes. हाँ सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? S by सर dt. एट डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हाँ, तो जैसे देखो यहाँ पे इसी ग्राफ में मैं दो पॉइंट लिया हूँ, ए और बी, और टाइम इंटरवल है T2 टू T1। तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी निकल के आया है। अगर मैं बोलता कि स्लोप क्या है पॉइंट ए पे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पॉइंट ए? s1 by t1। स्लोप एट पॉइंट ए, तो आप क्या बोलते हैं? एस बाई टी। 10 हाँ minus मतलब वो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप अगर आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, जैसे यहीं पे हम लोग निकाले हैं पॉइंट ए पे स्लोप, तो यहाँ पे आपका tan थीटा आया है, tan थीटा आया है, राइट? यही है ना?
तो अगर आप एक्स एक्सिस पे टाइम को लिए रहते और वाई एक्सिस पे पोजीशन को लिए रहते, तो स्लोप किसके इक्वल होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता या एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे आपका ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। पोजीशन टाइम ग्राफ में सपोज करो आप दो पॉइंट्स लिए हो, ए और बी। टाइम हो गया, अरे पोजीशन हो गया, ऐसा ही कुछ कर्व है आपका। अब दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो अगर आप पॉइंट ए पे केवल बात करो, पॉइंट ए का अगर आप टेंजेंट ऑफ द स्लोप फाइंड आउट करो, मतलब पॉइंट ए का अगर आप केवल स्लोप फाइंड आउट करो, तो आपको क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। पॉइंट बी पे अगर आप स्लोप फाइंड आउट करो, तो आपको क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट बी। लेकिन आप अगर आप ए बी इंटरवल में, अगर आप ए से बी इंटरवल में स्लोप फाइंड आउट करो, तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी या Velocity. हाँ, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। ये सभी को समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो देखना यहाँ पे मैं कैसे एवरेज वेलोसिटी को चेंज करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। क्या कंडीशन होना चाहिए एवरेज को इंस्टेंटेनियस में चेंज करने के लिए? डेल्टा टी का वैल्यू किधर पे अप्रोच करना चाहिए? डेल्टा टी शुड अप्रोच टुवर्ड्स 0. जीरो। फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा टी शुड अप्रोच टुवर्ड्स जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा, तो जो एंगल tan फाई था, जो tan फाई था, वो भी एंगल चेंज हो जाएगा, राइट? हाँ सर। तो देखो अगर इसका आप टेंजेंट देखोगे, तो ऐसा कुछ आ जाए टेंजेंट, देख रहे हो? Yes, sir. ऐसा कुछ है। और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस से पहले कितना बना रहा था? ए बी इंटरवल के लिए कितना बना रहा था एंगल? ए बी, अगर आप ए बी tan पॉइंट phi। लेते हैं, वेट, इसको मुझे थोड़ा ऊपर लेकर जाना था। यहाँ पे पॉइंट ए ले लो। हाँ, बताना ए बी के लिए कितना एंगल बना रहा था? tan phi। हाँ, अब केवल ए पॉइंट पे सपोज करो एंगल ए एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, थीटा। तो अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, तो डेल्टा फाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा फाई डेल्टा थीटा। tan टेंड्स टू थीटा। डेल्टा tan थीटा, ओके। हेंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? हेंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? tan थीटा। हाँ, tan थीटा। क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज ds बाई dt लिख देते हैं ना इंस्टेंटेनियस के लिए। हाँ सर। एवरेज के लिए क्या लिखते हैं? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। एवरेज के लिए क्या लिखते हैं? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखते हैं? ds बाई dt, ds by right? dt। हाँ, और एक किसके इक्वल होगा? tan थीटा के इक्वल होगा। tan थीटा के इक्वल होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया?
सर वो v वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना? हाँ, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए, v वेक्टर, राइट? Bye, sir. Good day.